तो आखिर ईवी का बूम रुका क्यों? चलिए आज इसी के असली कारणों की तह तक चलते हैं। याद है कुछ साल पहले तक कैसा माहौल था? ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही भविष्य हैं और पेट्रोल डीजल तो बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। पर अब अचानक से जैसे हर चीज पर ब्रेक लग गया है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 अलग-अलग परतों में खोलकर देखेंगे। हम टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाओं से शुरू करेंगे, फिर मुनाफे की मुश्किलों को समझेंगे, समाज में जो एक हाई पैदा हुई है उस पे बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे दुनिया भर की राजनीति ने इस पर असर डाला। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे वो माहौल जो अपरिहार्य लग रहा था वो समीक्षा धीन में बदल गया, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। और यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये जो स्लो डाउन आया है इसकी कोई एक वजह नहीं है। असल में ये कहानी काफी पेचीदा है। ये उन कई बड़ी बड़ी धारणाओं के बारे में है जो एक साथ एक ही समय पर गलत साबित हो गई। तो ठीक है, चलिए पहली परत में गोता लगाते हैं, टेक्नोलॉजी। और पता है, दिक्कत ये हुई कि ये उतनी बड़ी क्रांति नहीं ला पाई जितनी हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे। देखिए, ईवी की जो जान है यानी उसकी बैटरी, वो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। सबसे पहली बात, बैटरी की एनर्जी डेंसिटी यानी कि उसमें ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता पिछले 10 सालों में बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी है। दूसरी दिक्कत, अगर आप तेजी से चार्ज करते हैं तो बैटरी की उम्र कम हो जाती है। और तीसरा, अगर बैटरी खराब हो गई तो उसे बदलने का खर्च बहुत ही ज्यादा है। और असल दुनिया में इसका असर तो और भी बड़ा है। जरा सोचिए, ठंडे मौसम में एक ईवी की रेंज 30 से 40% तक गिर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी गर्मियों में 400 किलोमीटर चलती है वो सर्दियों में मुश्किल से 250-280 किलोमीटर ही चल पाएगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ऊपर से मीडिया में सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर खूब हवा बनाई गई। हर तरफ यही सुनने को मिलता था, बस आने ही वाली है दोगुनी रेंज वाली क्रांतिकारी बैटरी। लेकिन जब लागत और बनाने की मुश्किलों की वजह से ये हकीकत नहीं बन पाई तो लोगों की उम्मीदें टूट गईं और उन्हें बहुत निराशा हुई। तो टेक्नोलॉजी के अपनी सीमाएं थीं। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी परत पर, पैसा यानी कि मुनाफा। आखिर क्यों बड़ी बड़ी कार कंपनियों के लिए ईवी बनाना एक घाटे का सौदा बन गया? आप देखिए, फोर्ड हो, जीएम हो या फिर फॉक्सवैगन, दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ईवी डिवीजन पर हर साल अरबों डॉलर का नुकसान उठा रही थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसा बिजनेस मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। और इसकी जड़ में जो समस्या थी वो फिर से बैटरी ही थी। एक गाड़ी की कुल लागत का 30 से 40% हिस्सा तो सिर्फ बैटरी का होता है। अब ऐसे में कंपनियां या तो गाड़ी महंगी बेचें या फिर कीमतें कम करके अपना सारा मुनाफा गंवा दें। वो दोनों तरफ से फंसी हुई थी। और जब फोर्ड, जीएम और मर्सिडीज जैसी बड़ी मछलियों ने ब्रेक लगाया तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। उन्होंने निवेश कम किया तो पार्ट्स बनाने वालों ने उत्पादन घटा दिया, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों ने अपना काम धीमा कर दिया, और देखते ही देखते पूरा का पूरा बाजार सिकुड़ने लगा। अच्छा, अब आते हैं तीसरी परत पर, जो कि बहुत दिलचस्प है। ये है समाज की खाई। मतलब टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, पर असल दुनिया में लोगों की ज़रूरतों और आदतों से वो मेल खा रही थी या नहीं। देखिए, वादा तो ये किया गया था कि घर पर ही आराम से सस्ती बिजली से गाड़ी चार्ज हो जाएगी, लेकिन हकीकत क्या थी? जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए चार्जिंग एक बहुत बड़ी समस्या थी। पब्लिक स्टेशनों पर घंटों का इंतजार, और ऊपर से वहां भी आधे से ज्यादा चार्जर खराब मिलते थे। जो सुविधा का वादा था वो एक बड़ी असुविधा बन गया। और फिर बात आती है कीमत की, जो शायद सबसे बड़ी रुकावट थी। एक तो गाड़ी की शुरुआती कीमत ही बहुत ज्यादा थी, ऊपर से सेकंड हैंड बाजार में इसकी कीमत बहुत तेजी से गिर रही थी। और तो और बिजली की बढ़ती कीमतों ने सस्ते ईंधन वाले फायदे को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे आम खरीदार के लिए पार करना लगभग नामुमकिन था। और अब हम पहुंचते हैं चौथी और आखिरी परत पर, जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति। जिस बूम को सरकारी नीतियों ने हवा दी थी, आखिर कैसे उन्हीं नीतियों ने उस पर ब्रेक लगा दिया? ये टेबल साफ दिखाती है कि ये पूरा बाजार सरकारी सब्सिडी पर कितना ज्यादा निर्भर था। अमेरिका ने सब्सिडी के नियम कड़े किए तो बिक्री घट गई। यूरोपियन यूनियन ने सब्सिडी में कटौती की तो बिक्री में भारी गिरावट आई।
यहाँ तक कि चीन में भी जब लोकल सब्सिडी खत्म हुई तो डिमांड धीमी पड़ गई। मतलब साफ था, सरकारी पैसा हटा तो बाजार लड़खड़ा गया। और फिर यूरोप में एक बहुत बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर उन्होंने सब्सिडी देकर ईवी को बहुत तेजी से अपनाया तो इसका सीधा फायदा चीन को होगा। सस्ती चीनी गाड़ियां आकर उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को तबाह कर सकती थीं। तो उन्होंने ईवी को बढ़ावा देने की बजाय अपनी कंपनियों को बचाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इन चारों परतों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है? और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मंदी आई है, ये कोई विफलता नहीं है, ये ईवी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य बाजार समायोजन है। ये उस पल की तरह है जब जरूरत से ज्यादा बढ़ाई गई उम्मीदें हकीकत की जमीन से टकराती हैं। तो इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि भविष्य किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं है। वो एक ही समाधान सबके लिए फिट हो जाएगा वाला सपना अब खत्म हो चुका है। अब भविष्य में हमें एक मिश्रण देखने को मिलेगा। शहरों और कम दूरी के लिए शायद ईवी सबसे अच्छी हों, बीच के रास्ते के लिए हाइब्रिड सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं, बड़े ट्रकों और लंबी दूरी के लिए हाइड्रोजन एक संभावना है, और हाँ, पेट्रोल डीजल गाड़ियां भी अभी काफी समय तक हमारे साथ रहने वाली हैं। तो हम वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि ये बूम आखिर रुका क्यों? और इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये पूरा का पूरा बूम एक गलत धारणा पर बनाया गया था। वो धारणा ये थी कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी यानी ईवी हर किसी के लिए, हर जगह, हर ज़रूरत के लिए एक परफेक्ट समाधान हो सकती है। और अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर एक समाधान का युग खत्म हो गया है, तो फिर हमारे भविष्य को शक्ति देने वाला वो सही मिश्रण क्या होगा? हम किन तकनीकों के संयोजन पर भरोसा करेंगे?